प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। कुछ हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि 15 से 25 मई के दिन जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इस बारे में जब हमने अपने प्रोग्राम में शरीक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से पूछा कि ये असेसमेंट किस बुनियाद पर की गई है, किन अदाद शुमार की बुनियाद पर इन तारीख़ों का तयन किया गया है 15 से 25 मई का, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अगर ये कहा है तो ज़रूर उनके पास कुछ अदाद शुमार, कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगे। मेरे इल्म में ये नहीं है। अब जब जून वक्त करीब आ रहा था, आदाद शुमार भी ऐसे ही सामने आ रहे थे जिससे लग रहा था कि 15 से 25 में वाकई ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो मरीज़ों की तादाद सामने आई है वो रिकॉर्ड हैं, और जो हलाकतें हुई हैं कल वो भी रिकॉर्ड हैं। 48 एक दिन में हलाकतें होना कोरोना से। और फिर अगर आप पिछले 10 दिन का डेटा निकालें तो ये पिछले 10 दिन का डेटा ये अब तक होने वाली जो बात है कोरोना की उसका 50% बनता है, यानी पिछले 10 दिन में बहुत ज़्यादा बात हुई। अब इसका मतलब यह है कि जून 15 मई करीब आ रहा था, वाकई इमरान खान साहब की बात सच महसूस हो रही थी कि ये 15 से 25 मई के जो दिन हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन कल अचानक ये फैसला किया गया कि लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, और नरमी भी ऐसी जिसके बारे में तासुर ये मिल रहा है या लग ये रहा है कि तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म होने जैसी ही नरमी है, क्योंकि मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक रूटीन में आ जाएंगे। तासुर ये मिल रहा है। अब ये दुरुस्त है या नहीं ये तो हम प्रोग्राम में आगे जाकर पूछते हैं, लेकिन सवाल बहरहाल ये पैदा होता है कि जब वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इदराक है और उन्होंने किसी भी डेटा के जरिए से ये कैलकुलेट कर रखा है कि 15 से 25 में ख़तरनाक होंगे, तो फिर लॉकडाउन में इस हद तक नरमी करने की मंतिक क्या है? एक तो सवाल ये है जो आज हम प्रोग्राम में रखेंगे, और दूसरा कन्फ्यूजन बरकरार है। और कन्फ्यूजन ये है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, ये जुज़वी है, ये नरम हो रहा है, या ये वैसे ही है। सिंध से आवाज़ें ये आ रही हैं, कल मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे थे, आज वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिलता है कि जो कारोबार वाज़े तौर पर ये तो कहा गया कि जो कारोबार पहले से बंद थे, 9 तारीख तक बंद थे, 9 मई तक बंद हैं, वो अब भी बंद रहेंगे। तो फिर नरमी कहाँ हुई है, और ये जो नरमी का तासुर कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में दिया है उसका क्या मतलब है? ये तमाम चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे। मुसर्रत जमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहबा खुशामदीद, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 18 अप्रैल को कहा था कि 15 से 25 मई के दिन ख़तरनाक हो सकते हैं। ज़रा सुनिए। कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कई स्लो डाउन हो भी रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। और कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है लॉकडाउन खोलते हुए या उसमें नरमी करते हुए, वो क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। ये जो हमने फैसला किया, ये सारे सूबों के साथ एक एक चीज़ डिस्कस हुई और हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया। सैटरडे से इंशाल्लाह परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर। अच्छा, पहला सवाल मुसर्रत जमशेद चीमा साहब आपसे यही है कि ये बढ़ेंगे केसेस प्राइम मिनिस्टर को पता था, और 15 से 25 मई उनको लगता था ख़तरनाक होंगे, लेकिन अब अचानक लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, और नरमी भी ऐसी जिसके बारे में तासुर ये लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन हो जाएगी और मामला रूटीन में आ रहे हैं। ये हम लोग जो लॉकडाउन है इसको हम खोलने नहीं जा रहे, इसको ईज आउट किया। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो मैं आपसे ये अर्ज कर नरमी की है, और इसमें जो हम लोग करने ये जा रहे हैं कि हम इसको साइंटिफिकली नरमी करने जा रहे हैं। मसलन हमने ये जो एक रैंडम सैम्पलिंग और स्मार्ट टेस्टिंग शुरू की हुई है उनके रिजल्ट्स की बेसिस पे। अगर मैं आपको बताऊं एदादोशुमार के जो लाहौर है, चूंकि लाहौर आपको पता है अनफॉर्चुनेटली एपिसेंटर बना हुआ है, लाहौर में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो लाहौर के लिए हमारी पॉलिसी ये नहीं है जो हम बाकी पंजाब में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लाहौर के ऊपर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो लाहौर के लिए एग्जैक्ट मतलब एक फर्क किस्म के SOPs हम बनाएंगे और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो ईज आउट हमने करना है या नरमी लानी है, ये तमाम जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करेगी, और ये इस चीज़ की फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों को इजाज़त दी है। पंजाब की अगर हम बात करें 15 से 20 अजला इस तरह के हैं जहां पे कोई जिनको हम कोविड फ्री कह सकते हैं, जहां पे कोरोना उस तरह से नहीं है, या उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो नंबर है वो लेस देन 10 है या उससे भी कम है।
वहां पे हमारी पॉलिसी फर्क होएगी, और वो इजला जहां पे कोरोना निस्बतन ज्यादा है उनके लिए फर्क, और जहां पे ज्यादा फैल रहा है वहां के लिए अगर मैं लाहौर की बात करूं तो शायद हम लाहौर में नरमी भी ना दे पाए। ये जो अभी जो कि इंशाल्लाह ताला कल हम सारे SOPs और सारी के कौन सी मार्केट खुलेंगी कौन सी बंद होंगी वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इसका इतलाक मंडे से होगा, बिकॉज सैटरडे संडे ऑलरेडी इन 2 दिनों में तमाम तरह की एक्टिविटीज बंद रखने का फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों को इंदिया दिया, और वो इसी तरह ही कर रहे हैं। और जो वो चीजें जो एक्सेप्शंस थी, जैसे मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल स्टोर्स, आपके ग्रोसरी स्टोर्स, एडिबल से रिलेटेड बेकरीज, फ्रूट मंडियां, ये खुली रहेंगी। अब जो रैंडम सैंपलिंग है ये बहुत हेल्पफुल होएगी हमारे सख्त लॉकडाउन में, हमें हेल्प करेगी उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जहां पे हमें कंप्लीट लॉकडाउन पे जाना है, और उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पे हमें कोरोना निस्बतन है नहीं या कम है उनको ईज आउट करने में। तो पूरी दुनिया ही इसी पे जी देखें जी पूरी दुनिया इस पे कारबंद है, और दिस इज द वे हाउ टू लिव विद कोरोना। लेकिन जो सिंध से ऐलान हुआ है शैला साहिबा वो ये है कि जो मार्केट और दुकानें 9 मई तक बंद थीं वो अब भी बंद रहेंगी, तो इससे इस ऐलान से तो तासुर मिलता है कि वहां पर नरमी नहीं हो रही, तो क्या सिंध में नरमी नहीं हो रही? बहुत शुक्रिया। कल जो है जब ये ऐलान हुआ तो आज सुबह हमारे वज़ीर आला साहब ने बताया है कि जो कुछ वहाँ पे हुआ है सब कुछ इत्तफाक़ राय से हुआ है 99%। बस सिंध ये चाहता था कि जुमा हफ्ता इतवार जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन हो, लेकिन वफाक ने कहा कि हफ्ता इतवार हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि चारों सूबों की मशावरत से जो सूबों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाए। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कल 24 घंटों में सिंध में आज रिकॉर्ड टेस्टिंग हुई है, यानी कि 5532, और उसमें 500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं, और ये एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग है पाकिस्तान में किसी सूबे की। और जब हम दूसरे सूबों की तरफ भी देखते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो या KP हो, सब में डेथ रेट्स भी बढ़ी हैं और पॉजिटिविटी जो है वो भी बढ़ी है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो है वो फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि 667 इंडस्ट्रीज पहले ही खुल चुकी हैं जो कि काम कर रही हैं। ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, देही इलाकों की दुकानें खुलेंगी। बाकी हफ्ता इतवार को हमारे यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन होगा, और फिर से जो शॉप्स खुलेंगी उन पे पूरी SOPs जो हैं उन पे अप्लाई की जाएगी। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे औरिया साहब, एक होता है लॉकडाउन और एक होता है स्मार्ट लॉकडाउन, इसी तरह से एक होती है नरमी और एक होती है साइंटिफिक नरमी, जिसके बारे में अभी अभी हमें पता चला है, जो मुसर्रत साहबा ने बताया। तो क्या इनमें फ़र्क आपको मालूम हुआ है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड? देखिए, 3 माह से ना मैं इसी किस्म की मुख्तलिफ की टर्मिनोलॉजी सुन रहा हूँ। असद साहब, आप बीमार हों तो आप किसके मशवरे पे अमल करेंगे? डॉक्टर के मशवरे पे अमल करेंगे ना। क्या आप इस बात पे कहेंगे कि नहीं मैं तो सुबह सवेरे रेडी लगाने जाऊँगा, बेशक मैं TB से मर जाऊँ, मैं कुछ कर दूँ? मुझे आप अंदाज़ा करें कि 3 महीने हो हम ये सुन रहे हैं कि हम भूख से मर जाएंगे। ज़ैम्बिया का मुल्क कहता, चाड कहता, कोई और मुल्क कहता तो मैं मानने को तैयार था जहाँ फूड शॉर्टेज होती है। जो पाकिस्तान, आप अंदाज़ा करें कि 45 तकरीबन 1.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा करता है, 45 लाख मीट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट करता है। जो मुल्क 3 करोड़ मीट्रिक टन गंदम पैदा करता है और 15 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करता है। जो मुल्क 1.5 लाख मीट्रिक टन दालें जो है वो एक्सपोर्ट करता है और 50 लाख मीट्रिक टन दालें पैदा करता है। जहाँ कर आपको मुकम्मल पता नहीं, मतलब हमें कहा जाता है कि आप फला कोरोना के मरीज आ जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन भूख से मरने के बाद मुझे कोई एक टाइमलाइन दे दे कि कितने महीने के बाद पाकिस्तान में भूख से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं। इट्स अ सो अनप्लान्ड एफर्ट जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रही है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ 22 लाख फैमिलीज हैं रहती टोटल। अगर आप 100 घरों का एक क्लस्टर बनाते तो आप अंदाजा करें कि 3,20,000 क्लस्टर बनते थे। उसमें भी 45,000 हमारे गांव हैं और वो 55,000 के करीब गांव बनते हैं, जो कि तकरीबन 1,000 से 500 की एवरेज आबादी में है। वहाँ भी 100 घरों की क्लस्टर बन जाता है। वो इंडिपेंडेंट हैं,
सस्टेनेबल यूनिट हैं, वहां पर आपको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं। खुराक आपकी एक रेगुलर सप्लाई आपकी चल रही है। आप सबसे आसान तरीका था कि आप इस मुल्क के अंदर सबसे पहले उन डॉक्टरों की बात सुनते जो 15 शहीद हो चुके हैं और 600 के करीब इस वक्त जो हैं वो उसके ऊपर हैं, कोरोना की बेड पे बैठे हुए। प्लानिंग का हाल हमारा ये है कि हमें यही नहीं पता इस वक्त कि हमने करना है। एनजीओ बेचारी अपनी निकली हुई हैं, वो दो तकसीम कर रही हैं। गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इकट्ठा करती है और उसके बाद 1200 रुपये दे के घर वापस भेज देती है। ओ भाई, खुदा के लिए 1-2 महीने हो गए हैं, कोई एक असेसमेंट करो। आपने क्या करना है? स्मार्ट करना है, लूज करना है, फलाना करता है। अभी मिस्टर जीमा साहब बता रही थी रैंडम सैंपलिंग के हिसाब से मसला सारा ये है कि रैंडम सैंपलिंग उस वक्त होती है कि जब आपने मूवमेंट कंट्रोल कर ली हो। मैं रिसर्च पढ़ाता रहा हूं 15 साल। आपने जब आपने लॉकडाउन कर लिए हो, देन यू टेक द सैंपल। एक आदमी का आपने सैंपल लिया है, 1.5 मिनट में निकल के गाड़ी निकालता है, जाकर गुजरात पहुंच जाता है वो कोरोना का वार। आपकी तो रैंडम सैंपल फेल होगी वहां पर। आपने रैंडम सैंपलिंग किस बुनियाद पे किया है? आप मतलब सारा मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन। और खुदा ना खास्ता ये आप कह सकते हैं कि अगले 1 साल तक हो सकता है कोई बंदा भूख से ना मरे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां रिजर्वायर मौजूद हैं। लेकिन ये आप इंश्योरेंस नहीं दे सकते अगले 3 महीने के बाद, अगले 3 हफ्ते के बाद कोरोना के अंदर इतने मरीज हो जाएं कि लोग सड़कों में मरना शुरू हो जाए। सर, अभी बलोचिस्तान से जो खबर आ रही है, जो एनालिसिस आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी ये मरीजों की तादाद 11 लाख हो सकती है दिसंबर तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2.5 लाख बताया हुआ है। फिर एक असेसमेंट मैं सुन रहा हूँ कहीं और से आ रही है कि अगर कंट्रोल ना हुआ तो ये 95 लाख मरीज में दिसंबर तक हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के असेसमेंट है। खुद प्राइम मिनिस्टर के पास एक इरशाद साहब एक असेसमेंट मौजूद थी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि 15 से 25 मई तक, और जाहिर है उनके पास कोई आदाद शुमार होंगे जिसके नतीजे में उन्होंने ये तारीखें निकाली, जिसके नतीजे में वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे ना कि फिर एक और चीज जी मुकम्मल कर लें जी। एक और चीज मैं अर्ज कर दूं। अभी उन्होंने कहा जी हमने लोगों पे छोड़ दिया, आपने लोगों पे छोड़ दिया। लो ओ भाई, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मत दो लोगों को, कहो जाओ गाड़ियां निकालो, मारो, ठोके, इधर ठोके। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आनी चाहिए। गवर्नमेंट किस लिए होती है अगर हम लोगों, आप पब्लिक को नहीं जानते, आप पाकिस्तान को नहीं जानते। आप वहां कोई आइसलैंड में बैठे हुए हैं जहां तो चंद लोग होते हैं और मूवमेंट बहुत कम होती है, लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं हर को घर के। आप ताइवान है, आप पाकिस्तान के अंदर से मसला पता है क्या है? पाकिस्तान के पूरे इस बिजनेस को 4-5 वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इस सारे के सारे जो सेटअप को वो कंट्रोल कर रहे हैं कि जिनका पाकिस्तान से कोई तलक नहीं है। ये लोग बार बार मैं कहता हूं पाकिस्तान से आए हैं, चंद दिनों के लिए आते हैं, आप मशीर खास लगे हुए हर जगह। क्या ठीक है। अच्छा औरिया साहब, मगर एक मसला अभी ये शाह साहब औरिया साहब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फूड का, ये तो यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक कंसर्न और है, वो ये कह रहे हैं कि जी 35% टैक्स कम इकट्ठा हुआ है, मुल्क भी तो चलाना है ना, पैसे इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क कैसे चलाएंगे? फिर लोग कहते हैं हर बंदा सब्सिडी मांग रहा है। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले आ गए हैं, वो कह रहे हैं हमें बेल आउट पैकेज दें। हर बंदा तो कह रहा है कि हमें बेल आउट करें, कारोबारी कह रहे हैं कि हमें बिलासूद कर्जा दें, तो ताजिर ये मुतालबा कर रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक कंसर्न ये भी तो है। देखिए, 1-2 चीज़ें हैं जो डे 1 से मैं कह रहा हूँ और ये साहब हम सब कह रहे हैं, वो ये है कि लॉकडाउन के इशू पर कन्फ्यूजन इतनी गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो हैं, वैसे अभी तक लॉकडाउन हुआ है, वैसे सही मानो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि कोई भी ये शख्स नहीं कह रहा था कि पूरे साल के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लॉकडाउन करें। कहा यह जा रहा था और डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे, हम लोग भी यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का एक टोटल लॉकडाउन करें। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लोगों को घरों में बिठा दें, बल्कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग और टेस्टिंग अब हो रही है, ये उस वक्त करने की ज़रूरत थी। आपको पता चलता कि क्लस्टर कहाँ कहाँ हैं, ये मरीज़ कहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ ये मुतासर कर रहे हैं। एक इस लॉकडाउन का दूसरा आपको फ़ायदा ये होता कि उस अरसे में आपको अंदाज़ा होता कि कितने लोग हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी करनी है रियासत ने या माशरे ने या NGOs ने, वो भी उस दौरान में आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, आइडेंटिफाई करना चाहिए था। और तीसरा काम ये करना था कि आपको उस 4 हफ्ते में, 3 हफ्ते के दौरान आपको सेहत की सहूलतें इतनी बेहतर कर देनी थी कि उसके बाद जब आप लॉकडाउन खोलें और कोई उस दौरान जितने पेशेंट सामने आ चुके हों उनका इलाज जो है हंगामी बुनियादों पर बेहतर अंदाज में किया जा सके। जी। पाकिस्तान में 3 दिन ओवर अगर देखा जाए जो लॉकडाउन हुआ है वो 3 दिन हुआ है। 3 दिन तक पुलिस भी अलर्ट थी,
सड़कों पर बैरियर भी लगे हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि ये मामला, डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो फैल चुका है, अब इसको समेटना इतना आसान नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वज़ीर आज़म का भी और उनकी टीम का भी कि इस मुल्क के अंदर गुर्बत के नाम पर, अफलास के नाम पर, गरीब के नाम पर सियासत होती है, हमेशा से होती चली आ रही है, अब भी हो रही है कि कोई भी हुक्मरान जो है ये बिल्कुल बात ना मानने के लिए तैयार है, ना सुनने के लिए तैयार है कि यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ज़री मुआशरे में कभी कोई भूख से नहीं मरता। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को इतना हौसला दिया है कि वो किसी गरीब की मदद कर सकें अगर रियासत तैयार ना भी हो। लेकिन बीमारी से हम रोज़ाना देखते हैं, बीमारी से लोग मरते हैं, हादसात से मरते हैं, जितनी भी इतलात आती हैं या बीमारी से मर रहे होते हैं या नाइंसाफ़ी से मर रहे होते हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे होते हैं या हादसात में मर रहे होते हैं। हादसात के मौके पर तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि अच्छा जी ये लोग जाने और लोगों का काम जाने, हमारी ट्रैफिक पुलिस को ख़त्म कर दो। ये जो बीमारी है इस पर तो आपने कभी नहीं सोचा जी लोग खुद ही बीमार होते हैं, पानी गंदा पीते हैं, उसके लिए आप कोशिश करते हैं। तो ये जो इशू है इसको आपने अवाम पर छोड़ दिया है। कभी भी पाकिस्तान जैसे माशरे में ये, यानी जब यूरोप में यूके में ये हुआ कि बोरिस जॉनसन ने उसको सीरियस नहीं लिया, अवाम पर छोड़ने की कोशिश की तो अवाम ने कोई पाबंदी नहीं की। यही कुछ अमेरिका में हुआ है, लोग घूमे फिरे, इटली में भी यही गलती हुई, वो गलती हम दोहरा रहे हैं। अब जो खदशा ये है, खुदा ना करे अल्लाह का हम पर रहम रहे, जो तादाद देखें पर पिछले हफ्ते तक हमारे जो क्रिटिकल पेशेंट थे वो उनकी तादाद 50-60 से ज़्यादा नहीं होती थी जी। पिछले हफ्ते 50-60, वरना 30-35, 20-25 थी। आज के जो क्रिटिकल लोग हैं उनकी तादाद 250 से ज़्यादा है और 48 का आपने फिगर बता दिया। यानी मरने वालों की, शहीद होने में उनकी तादाद बढ़ रही है, क्रिटिकल जो पेशेंट है उनकी तादाद बढ़ रही है, जो पॉजिटिव पेशेंट है उनकी तादाद 1500 से ऊपर चली गई है। यानी ये सूरत हाल बहुत बड़ा ख़तरा है। आपके ख्याल में लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए? नहीं, लॉकडाउन चाहिए ये था कि रमज़ान से पहले या अब भी कम अज़ कम 15 दिन का सख्त लॉकडाउन करके ये जो काम अब कहे जा रहे हैं, सैम्पलिंग होती, इलाके आइडेंटिफाई होते, फिर वहाँ जारी रहता। लेकिन ये हिकमत अमली जो बनाई गई है ये ख़तरनाक है, अफसोसनाक है। अल्लाह करे कि हमारी ईद अच्छी गुजरे, खुशगवार गुजरे और हम उस मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ ज़रा। ब्रेक के बाद ये बहुत सारी हो गई जिसको दोनों जो हमारे मेहमान जो कि सूबों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इसका जवाब देंगे कि ये किस हिकमत अमली के तहत नरमी हो रही है और क्या ये सचमुच हुकूमतों के पास मौजूद नहीं है कि इस नरमी के नतीजे में इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। तो फिर ये नरमी इस मौके पर क्यों हो रही है, मुतबादल हिकमत अमली पर गौर क्यों नहीं हो रहा है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदी। इससे पहले कि मैं मुसरत चीमा साहब और शहर रज़ा के पास आऊँ, एक पॉइंट आप मुकम्मल करना चाह रहे थे शाह साहब। जी देखिए, SOPs उन जगहों पर, उन इलाकों में, उस कारोबार में दिए जा रहे हैं जहां अमल दरामद अमला नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर आप एयरपोर्ट नहीं खोल रहे, फ़्लाइट्स नहीं खोल रहे, वहाँ SOPs पर अमल हो सकता है। ट्रेनों पर SOPs पर अगर अमल कराना चाहे रेलवे का अमला हो सकता है। बसों के अड्डों पर मुमकिन है, बड़े शॉपिंग मॉल्स पर मुमकिन है, लेकिन आप गली मोहल्ले की दुकानों पर SOPs पर कौन अमल कराएगा, कहाँ करेगा? लोग आदी नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। यानी वो कारोबार आप खोल रहे हैं जहाँ किसी SOP पर कभी ना अमल हुआ है, ना हो सकता है, ना जहाँ हो सकता है वो खोल नहीं रहे, जहाँ हो सकता है वो बंद किए हुए हैं और जहाँ नहीं हो सकता उसको आपने खोल दिया। ये अजीब तजाद है। हाँ मुसर्रत साहिबा, ये बात तो ठीक लगती है कि वो बड़े शॉपिंग सेंटर्स जहाँ पर अमल हो सकता है वहाँ पर निस्बतन बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं। एंट्रेंस पर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आप हाथों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, दुकानों के अंदर दाखिल होते हुए भी स्प्रे होता है, वहाँ पर अमल दरामद होता है, वहाँ से लोग अपनी चीज़ें खरीदें। एक तो इसका जवाब ये दीजिएगा। दूसरा, जो आदाद शुमार की बात हो रही है 28 अप्रैल से 7
मई तक, यानी तकरीबन 10 दिन के अंदर जो अम्बात हैं उसमें 100% इजाफा हुआ है। और मोटी मोटी जो फिगर्स हैं वो 10 दिन में 299 अम्बात हुई हैं, जो कि 593 कुल अम्बात का तकरीबन 50% बनता है। यानी आधी अम्बात अब तक जाँ बाक होने वालों की आधी तादाद पिछले 10 दिन में है। जब आदो शुमार और प्रोजेक्टर यहाँ पर जा रहा है तो एक ऐसे वक्त पे आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी करें, तो ये हिकमत अमली इस मौके पर ऐसी क्यों बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, मेरे जो दोनों ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल बजा फरमाई हैं, लेकिन उसमें जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप ज़रा कल का दिन आने दें, हम ऐसे इलाकों को जहाँ पे केसेस बढ़े हैं या जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं हम वहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पे अब गली मोहल्ले की जहाँ तक बात की, देखें जो मॉल्स हैं वहाँ पे पूरे जलसे के बराबर का क्राउड होता है, ये हम सबको पता है कि लोग वहाँ पे फिर अफ्तारियाँ भी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज आजकल हर बड़े मॉल के अंदर फूड कोर्ट भी मौजूद है और उसके साथ मगर एसओपीज के साथ तो खोला जा सकता है। अगर आप मॉल्स को पाबंद कर दें कि वो वहां पर इफ्तारियां ना करें, गैदरिंग्स ना करें, एसओपीज को नाफिज कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो जो मॉल्स में एसओपीज बेहतर तरीके से नाफिज हो सकते हैं। असद कैसे एसओपीज, मसलन आप सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही कर सकते हैं ना, या आप उनको सिर्फ सैनिटाइजर दे सकते हैं, तो ये अमाजगा बन जाएंगे लोकल स्प्रेड के। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो गली मोहल्ले की दुकान से मतलब मेरा ये है या हमारी हुकूमत का कि वहां पे इक्का दुक्का लोग आते हैं, वहां पे उस कम्युनिटी उस गली के लोगों ने आना है, उस मोहल्ले के लोगों ने आना है। वहां पे कभी हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे जो कम्युनिटी की जो जितनी भी मार्केट्स होती हैं, जो आपके रिहायशी इलाकों के करीब की जो दुकानें होती है वहां पे रश नहीं होता वहां पे उस तरह से। लेकिन आप मॉल्स पे तो फिर लोग आपको पता है कि दूसरे शहरों से भी आते हैं, तो ये बेसिकली एक कंट्रोल्ड किस्म की हम एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिसमें हम इस चीज को बिल्कुल मलूज़े खातर रखे हुए हैं कि जहां पे पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जहां पे लोकल स्प्रेड ज्यादा है, वो तो कंप्लीट लॉकडाउन ही रहेंगे। और जहां तक मैंने आपको आगाह किया कि लाहौर के बारे में, तो ये इस हद तक गौर हो रहा है कि ये जो रिलैक्सेशन है ये मे बी लाहौर पूरे के लिए नहीं होएगी। तो ये बातें जो कंसर्न है वो हमारे भी देखें। जहां तक ये बात औरिया साहब ने बजा फरमाई कि बेसिकली डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं मैं उनसे डिफर नहीं करती, ना हम करते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर के तौर पर सोच रहे हैं, हमें पाकिस्तान की बाकी सारी चीजें भी देखनी है। अगर आप गवर्नमेंट के शूज में आके सोचेंगे तो पिक्चर थोड़ी तो क्या आपको लगता है मुशर्रफ साहब के लोग भूख से मर जाएंगे अगर आप ये नरमी नहीं करेंगे? अगर आप नरमी नहीं करेंगे लोग भूख से मर जाएंगे, आपको लगता है? यस, मैं इसका आंसर करती हूँ जी। पाकिस्तान इसमें कोई डाउट नहीं है कि चैरिटी करने वाले ममालिक में सफ़े अव्वल में है, लेकिन मुझे ये बताएं, जब आपका WHO टाइमलाइन आपको दे रहा है 1.5 साल से 2 साल और उसमें भी हतमी नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, तो फिर 2 साल 1.5-2 साल और हमें ये भी पता नहीं है कि हमारी पीक 6 माह बाद आनी है या आनी भी है कि नहीं। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो इसलिए हम सेफ्टी मेजर्स को देखें, सारे जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं ना, इसमें कोई भी इजी फैसला नहीं है या जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो ना हो वो नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वी आर ट्राइंग कि कहां रिस्क को मिनिमाइज करके थोड़ा सा मामूलाते जिंदगी बेहतर किया जा सकता है। एज आई टोल्ड यू कि हमारे 15 से 20 इजला ऐसे हैं जहां पे जिनको हम कोविड फ्री कह सकते हैं। तो इसलिए ये जो ईज आउट की पॉलिसी है ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करनी है, एरिया टू एरिया वेरी करनी है, विद इन वन सिटी डिफरेंट ऑप्शंस पे हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप हम पे ट्रस्ट करें, आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल बजाय, बिकॉज यू लव पाकिस्तान, हमें भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार है, हमें अवाम की जिंदगी भी, उनकी भूख और उनके मुआशी मामलात का भी उतना ही ख्याल है। लेकिन ये फैसला साजी कोई भी खुशी से नहीं कर रहा, मजबूरी के आलम में हम कर रहे हैं। उसमें व्हाट वी वांट फ्रॉम द पीपल एंड मीडिया, स्पेशली इतने बड़े ओपिनियन मेकर्स, कि हमें आपसे ऐसी विल चाहिए कि आप हमें इसको टैकल करने में, मैनेज करने में हेल्प करें। आपको लोग सुनते हैं, आपकी बातों का लोग असर लेते हैं। हमने पब्लिक को खुला बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, हम ये कह रहे हैं देखें, ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग है। हम क्यों कहते हैं कि जी आप अपनी चॉइस पे करें इसको? वजह यह है कि सबसे पहले अगर किसी की लाइफ अपनी उसकी हिट होनी है, उसकी अपनी फैमिली की एंड देन उनकी अपनी कम्युनिटी की, ये छोटी बात नहीं है। हमने कहीं भी लोगों को ये आसानी नहीं दी सोच समझ की कि भाई आप बस फ्री हो तो आप जाओ तो फिरो, ये ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी जो अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो यही बात। अगर आप शैला साहब एक और पैटर्न को भी देखें, वो पैटर्न ये है कि पिछले 2-3 महीने में जो इदारे खुले रहे हैं,
लाजमी सर्विस एक्ट की वजह से खुले रहे हों या फिर उनका काम इस नौयत का है, जैसे मीडिया के इदारे आप कह लीजिए या पुलिस के इदारे, वहाँ पर अगर आप रैंडम सैम्पलिंग करें जैसे कि कुछ इदारों में हुई है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आए हैं और एक खौफ व हिरास की फजा पैदा हो गई है बहुत सारे इदारों में। मैं देख रहा हूँ जो पिछले 2 महीने से भी हमने की है ऐसे इदारों की। हाँ, और वो तो इसका मतलब यह है कि 2 महीने पहले जो खौफ व हिरास की फिजा थी आज वहाँ पर खौफ व हिरास की फिजा ज़्यादा है। तो शहला साहबा जब हम इदारे खोल देंगे तो वहाँ पर आप सोचिए 1 महीने के बाद रिजल्ट्स क्या होंगे रैंडम सैम्पलिंग के बाद, जो कि आज उन इदारों में पॉजिटिव आ रहे हैं जो पिछले 2 महीने से खुले हुए थे। बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अगर डॉक्टर्स ये राय दे कि लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए, और आज WHO का भी बयान है कि लॉकडाउन को न नरमी करनी चाहिए न हटाना चाहिए, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मनपसंद डॉक्टर से बयान दिलवाया गया। फिर अगर ख़वातीन डॉक्टर्स ये बयान दें तो कहा जाता है फलाने की चाची, फलाने की भाभी, फलाने की बीवी ने ये बयान दिया। आज मैं देख रही थी, मेरे साथ इससे पहले के प्रोग्राम में शाहानी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो वो कर रहे हैं जो हमें डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे थे जो हमें डॉक्टर्स कह रहे थे। एक हमने लॉकडाउन पहले लगा लिया, लेकिन 1 अप्रैल से सारे लॉकडाउन में हम हर वो SOP फॉलो कर रहे हैं जो हमें फेडरल दे रहा है। लेकिन इस वक्त भी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने आप को पहले अनाउंस कर दिया कि वो 16 मई तक लॉकडाउन करेंगे, और हम कह रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर्स के कहने पे चल रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो हमने ये कहा कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, सदर साहब का बयान आया कि हमारे पास 4 महीने से ज्यादा का राशन है, और जो हमारे वजीर आला का मजाक उड़ाया गया जब उन्होंने कहा कि कोरोना से मर रहे हैं लोग, भूख से नहीं मर रहे, और हमारे पास वेलफेयर वाले भी लोग हैं और हमारे अपने भी काम है। लेकिन इस नैरेटिव को सबुटैच किया गया, बाकायदा वजीर आजम की तरफ से सबुटैच किया गया। और तो और जब उनसे कहा गया कि सिंध के पास सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर आप टेलीकॉम, PTA और नादरा से हमें एक लिस्ट करवा दें तो हमें बहुत आसानी होगी। उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं, तो ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन उनके अकाउंट में 3000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएं। तो वो रोक दिया गया, बाकायदा उसको रोका गया और रोका गया। और फिर दिहाड़ीदार का नाम लेके कोरोना को एक नॉन सीरियस इशू बनाया गया। ये कहा गया कि जी ये तो फ्लू है, मामूली सा, गर्म पानी पियो तो गले से पेट में चला जाएगा। और फिर वो पैसे BISP के जो 3 महीने से रोके हुए थे और उसमें कीड़े निकाले जा रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है, वो 3 महीने के पैसे 1000 रुपए बढ़ा के एक साथ दे के कहा कि बहुत बड़ी इमदाद दे दी, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया। तो हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ अपोनेंट की बात को रद्द करना है, उसके ऊपर मलाइन करना है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा घटिया जबान बोलने वाले लोगों को उतारना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अभी लोग समझ जाएंगे? लोग तो कंफ्यूज कर दिए गए, नैरेटिव को चेंज कर दिया गया। आप कह रहे हैं तो सियासत उस पर अनफॉर्चुनेटली होती रही। शहबाज गिल की तरफ आपने नाम लिए बगैर इशारा किया है कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर से बयान दिलवाया गया। किसी का नाम नहीं लिया, आपने नाम नहीं लिया, मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इशारा उनकी तरफ किया। ये मैं कह रहा हूँ, आपने नहीं कहा जी। और मैं आपको एक और बात बताऊं जी, आज भी KP से जो है वो बाकायदा अजमल वजीर साहब ने बहुत ही नेगेटिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरे वजीर आला चाहते तो उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम नहीं चाहते। और हमने पहले भी कहा था कि हम 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार, लेकिन कहा कि नहीं हफ्ता इतवार। मुझे आप ये बताएं कि इससे पहले के प्रोग्राम में ये कहा गया कि नहीं अगले हफ्ते इतवार से, तो क्या इस हफ्ता इतवार कोरोना सो जाएगा? हाँ, नहीं तो ये भी तो सवाल है ना औरिया साहब, इस हफ्ता इतवार सो जाएगा तो ये भी तो है कि 2 दिन आप सख्त लॉकडाउन कर रहे हैं, 5 दिन नरमी कर रहे हैं, तो 2 दिन क्या कोरोना 5 दिन कोरोना छुट्टी पे रहेगा, 2 दिन में ज्यादा खतरा होता है। ये हफ्ता इतवार को सख्त लॉकडाउन और बाकी दिनों में नरम लॉकडाउन, या तो फिर आप हफ्ता इतवार को भी वैसे ही करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है उसकी वजह वज़ीर आज़म ने बयान की है कि हम थोड़ा सा रिलीफ देना चाहते हैं जो फोर्सेस हैं, कि जो लोग 5 दिन ड्यूटी देते हैं, बहुत हैवी किस्म की ड्यूटी देंगे, उनको 2 दिन आराम के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये वजाहत की थी उन्होंने। ये आर्गूमेंट अगर इस बुनियाद पर है तो फिर तो चले बात सही है। लेकिन और ये सब मगर मसला ये है कि 1.5 महीने पहले जो खतरा था, आज खतरा ज्यादा है या कम है? ये सवाल है मेरा आपसे। और 1.5 महीने पहले जो सख्त इक़दाम निस्बतन आज के उस पर उठाए गए थे, वो आज वो नहीं उठाए जा रहे।
तो इस सूरत हाल को देखते हुए खुदा ना खास्ता अगले 1.5 या 2 महीने के बाद आज की के जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, इससे तो ये तादाद कई गुना बढ़ सकती है, बढ़ चुकी होगी। देखिए, पेंडेमिक जो है ना, उसके अंदर एक एक मिनट और एक एक लम्हा कीमती होता है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि पेंडेमिक जो है उसका पता ही नहीं चलता कि एक आदमी, मैं आपसे मिला हूँ, खुदा न खास्ता मुझे अगर कोरोना है तो मैं 15-16 बंदों को मिलता जब घर पहुँचूँगा तो मैं तकरीबन मल्टीप्लाई करते करते 200 लोगों को वो जर्म पहुँचा चुका हूँगा। एक सेकंड कीमती होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपके यहाँ पहला बंदा रिपोर्ट हो, आप उसी दिन पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दें, और लॉकडाउन करने के बाद आप उसको ट्रेस करें कि उस बंदे ने कहाँ, किस जगह, किसको मिला था और कैसे मिला था, क्या हुआ था। आप अंदाज़ा करें कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जिस वक्त हमारे यहाँ रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, तो हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब किस्म की कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। पहले तफ्तान की कन्फ्यूजन पैदा हुई, फिर बाकी किसी और जगह की कन्फ्यूजन पैदा हुई, फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स की कन्फ्यूजन पैदा हुई। यानी आप, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं होते थे, बिल्कुल गलत बात है। 2008 में फरवरी में आपको याद होगा कि बर्ड फ्लू का एक हुआ था, एक उसके अंदर मानसेरा के अंदर, मुझे याद अच्छी तरह, इसलिए मैं उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, और उस वहाँ से 2 आदमियों का पता चला था कि वो वहाँ पर काम करते थे। लाखों मुर्गियाँ तलब हुई थी, WHO पूरी की पूरी अलर्ट को के आके बैठ गई थी, और आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त उन बंदों को ढूंढने के लिए टीमें निकली थी। 170 लोगों को ट्रेस किया गया था, सबको अल्लाह ताला ने बचा लिया था, उनमें से एक की डेथ हो गई थी, ज़ाहिर बात है वो भी मर्दान के अंदर। तो ये बात यह है कि अलर्ट आपको फौरी होना चाहिए था, और उस वक्त जबकि पूरी दुनिया को पता था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मुल्क कि जिनके यहाँ जो दावा किया करते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हम पता नहीं कैटर फॉर कर सकते हैं दुनिया की कौन कौन सी चीज़ों को, वो लोग हैं कि जो इस वक्त पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि जब आप हालात बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर आइएगा। इंग्लैंड के अंदर आप देखें, इंग्लैंड के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि जब आपको खांसी से आगे आपको सांस रुकने लगे तो फिर आएगा, हमारे पास हॉस्पिटल के बेड नहीं है। आप क्या, आपकी औकात, आपकी हैसियत कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लें कि नहीं कोई मसला नहीं, हमें एक वक्त आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये कहा जाता है हम बहुत आसान हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ठीक ठाक हैं। भाई सब अच्छी बात है, अल्लाह करे आप ठीक ठाक रहें, सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन एक बात तो जाहिल आदमी भी कंपैरिजन कर सकता है ना कि इस मुल्क के अंदर भूख से कोई नहीं मरेगा, अगले 6 महीने तक कोई नहीं मरेगा। एक आम आदमी भी, एक पटवारी भी ये कर सकता है, लेकिन कोरोना से जो है वो 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ये तो सिंपल सी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपने बाकायदा इस पूरे मुल्क के अंदर एक क्लस्टर किस्म का सिस्टम बना देना चाहिए था, 100-150 घरों का। आप उनके अंदर बताते कि हर कम्युनिटी के अंदर 15 या 20 गरीब होते हैं, लेकिन 50-60 अमीर भी होते हैं जो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक बताऊं, मदीना में कैद आया था, हजरत उमर ये करते थे कि उन्होंने जिस तरह टैकल किया कि 4 आदमियों का घर है तो 4 आदमियों को और उनका मेहमान करते थे कि आधा खाना खाओ। ये मुश्किल काम ही नहीं हुआ, पाकिस्तान पे जो नेमत एक ही है, और वो अब तो इस हालत में आप आ चुके हैं कि अभी भी अगर आप अभी भी मैं कहता हूं कि पूरे मुल्क को 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन करें और क्लस्टर सैंपलिंग करके आप सैंपल लें। और क्लस्टर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आजकल तो कंप्यूटर भी हो जाता है, और सैंपल लेके आप उसका एरिया आइडेंटिफाई कर दें और फिर और उसके बाद हिकमत अमली बनाए। राइट सर, एक मुख्तसर ले लूँ, फिर मैं शाद आरिफ साहब से जानता हूँ कि क्या उनकी तजवीज़ भी यही है कि होना क्या चाहिए। अब तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये होता तो बेहतर था, ये माजी में ये नहीं किया गया, अब क्या हो सकता है, अब क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए। और जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो प्रेशर ग्रुप का काम कर रही हैं, जिसमें स्कूल एसोसिएशन शामिल हैं, जो ताजर हैं जो कह रहे हैं हमारी दुकानें खोलें, स्कूल वाले कह रहे हैं हमारे स्कूल खोलें, यकम जून से खोल दें, 15 जुलाई तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी तो हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। इरशाद साहब, होना क्या चाहिए इस वक्त, सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, अब जो ऐलान एक हो गया है, अब मेरे ख्याल इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब मज़ीद शोबे भी खोलने पड़ेंगे, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट का शोबा लाजमन खोलना पड़ेगा। अब करना ये चाहिए कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, पूरी फोर्स जो है, हमारी पुलिस है, हमारे बाकी इदारे हैं, और साथ ही साथ टाइगर फोर्स आपने बनाई है, इसको एक्टिवेट करें
और काम ये करें कि SOPs पर मैक्सिमम अमल कराया जाए जहाँ जहाँ मुमकिन है, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको यकीनी बनाया जाए। बाकी जो हिफाजती इंतज़ामात हैं, तदाबीर हैं, वो अख्तियार की जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें किसी किस्म की सुस्ती और काहली नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन में काहली या सुस्ती जिसको आप कह रहे हैं वो हमें दानिस्ता मालूम होता है, यानी लॉकडाउन को ज़्यादा ऐलान करके ज़्यादा सख्त ना रखना, ये हुकूमत की हिकमत अमली दानिस्ता तौर पर मालूम होती है ताकि लोग ईज़ आउट रहें। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म साहब ये ना कहें कि जी पुलिस जो है वो लोगों पर ज़्यादती ना करे। अगर एक आदमी कानून तोड़ रहा है, एक आदमी दूसरे की जान के लिए ख़तरा बन रहा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये कोई हमदर्दी नहीं है, ये रहमदिली नहीं है, ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है जो निशाना बनेंगे इन लोगों की, गैर ज़िम्मेदार लोगों की वजह से, जो मसाजिद में गैर ज़िम्मेदारी, जो मार्केट में गैर ज़िम्मेदारी दिखाते हैं, जो इज्तिमात करते हैं, उनकी सज़ा बाकी कौम को नहीं मिलनी चाहिए। सख्ती के साथ अमल दरामद होना चाहिए SOPs पर, नंबर 1। दूसरा ये है जो मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, ये जो शफ़क़त महमूद साहब ने ऐलान किया कि इम्तिहानात नहीं होंगे मैट्रिक के और FA के, ये सख्त ज़्यादती है। उन तालिब प्रोग्राम में वैसे हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा, उन तालिब इल्मों के साथ जिन्होंने 9वीं में मिसाल के तौर पर कम नंबर लिए, 10वीं में उन्होंने मेहनत की, ज़्यादा नंबर लेना चाहते थे, उनको उन्हीं नंबरों पर, जो फेल हो गए, सप्ली है, उन्होंने मेहनत की कि जी उससे निकल आए, रिपीट करने के लिए किया हुआ है, ये काम ना करें। आप देर से कर लें, लेकिन ये जो बुनियाद आप रखेंगे अगली ज़िंदगी में, जो ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं, जो ख़ास तौर पर MBBS के तालिब इल्म हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनके साथ ज़्यादती है, इस पर नज़रसानी करें। और तीसरी चीज़ जो है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, सूबों को अगर आप अख्तियार दे दिया है आपने, तो अब सूबों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने तौर पर हिकमत अमली तैयार करें और डॉक्टरों की बात को अहमियत दें, WHO की बात को अहमियत दें, और ऐसा काम करें कि लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हों। अल्लाह ताला भूख से महफूज अल्लाह तबारक व तआला रखे। हाँ, लेकिन मुसर्रफ साहब उसमें मसला ये है कि जब आप ताजरों के दबाव में आकर दुकानें खोलने का फैसला करते हैं, क्योंकि ताजर ये कहते हैं कि या तो फिर हमें बिला सूद कर्जे दें, हम भूख से मर जाएंगे, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है, मुतासर हो गए हैं, लेबर डिस्टर्ब हो गई, तो फिर आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मुतालबा भी क्या मानेंगे जो वो कह रहे हैं कि यकम जून से स्कूल खोलें। हालांकि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर उसमें बच्चे खुदा न खास्ता बीमार होंगे और हमारे ही बच्चे बीमार होंगे तो उसका क्या होगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा स्कूल का कारोबार बंद हो गया है और स्कूल बंद होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। तो अगर आप लोगों के दबाव में फैसले करते रहेंगे तो फिर आपको स्कूल भी खोलने पड़ेंगे, शायद यूनिवर्सिटीज़ भी खोलनी पड़ेंगी। असद नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद यू कि हम किसी के दबाव में आके फैसले नहीं कर रहे। एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस और एक पूरी एक्सपर्ट की ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए सारी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट एंड देन फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो फैसले कर रही हैं। बाकी अभी बात हो रही थी कि डाटा के बारे में, मैं उसका भी आंसर करना चाहूँगी कि ये जो हमारा 8171 की हेल्पलाइन थी और 8070 की हेल्पलाइन थी, उसके थ्रू पाकिस्तान में जो सबसे मेजर इशू रहा है माजी में वो एक्चुअल डेटाबेस का ही रहा है कि जो जेन्युइन मुस्तहकीन थे वो कभी भी बेचारे अपने वो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी उससे वो महरूम रह जाते थे। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने एक ऐसा कंप्यूटराइज सेटअप किया है, लेकिन हमने जो 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को सपोर्ट किया है, दिस इज नॉट द होल डाटा। इसके पीछे जो हमारा जो स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजर रहा है वो भी करोड़ों में है, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास इतने पैसे थे कि हम 1 करोड़ 20 को हमने फर्स्ट फेज में किया, 60 लाख खानदान और कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट इसके अलावा 10 लाख खानदानों को कर रही है। आप फाइनेंशियल हेल्प तो कर रहे हैं लोगों को स्ट्रेस से निकालने के लिए, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल के प्रोग्राम में हम इस पर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे जो 9th यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के बारे में जो फैसला किया गया है उसके क्या मुस्बत और मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, और फिर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले इसरार कर रहे हैं कि 1 जून से स्कूल खोल दिया जाए, वो ये क्यों कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ लेंगे। कल का प्रोग्राम इस मौजू पर हमारा होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।